बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बात जरा यूपी की कर लें। यूपी में खबर यह है कि योगी जी, कल कुंभ खत्म हो रहा है तो योगी जी ने पहले विधानसभा में अपनी बात रखी, आज वो विधान परिषद में कुंभ पर बोल रहे थे। अब कुंभ वाला मामला योगी जी के लिए थोड़ा पर्सनल है, दिखता है, उनकी बातों में दिखता है। जैसे जब वहाँ भगदड़ मची थी तो उसके बाद जब वो बात करने आए तो खुद को रोक ही नहीं पाए, उनकी आंख से आंसू गिर गए। फिर उसके बाद आपने देखा, और जैसे अखिलेश यादव वगैरह ने जो आरोप लगाए कुंभ के ऊपर, कभी पानी को लेकर लगा दिया, कभी भीड़ को लेकर लगा दिया, इंतजाम खराब है इसको लेकर लगा दिया, तो वो हर बात का जवाब देते रहे। अब लंबा कुंभ चला, एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा, 63 करोड़ आंकड़ा पहुंचा है। तो पहली कामयाबी तो इनके कुंभ की ये है कि जो लोग ये सवाल उठाते थे कि ये कहाँ से आंकड़ा आ रहा है, इतने करोड़ उतने करोड़ 40 करोड़ कहाँ से आएंगे, तो उनको भी मानना पड़ा कि लोग आए, बल्कि और लोग आना चाहते हैं तो कुंभ हो सके तो बढ़ा दो, अखिलेश यादव ने कहा था। अब वो इस दौरान जो और बातें उनका उत्तर दे रहे हैं। तो उन्होंने विधानसभा में कल जो कहा था उसमें से एक बयान हमने निकाला है, और आज विधान परिषद में जो बोले हैं, दोनों में जो इंटरेस्टिंग बात बोली वो आपको सुनाता हूं। विपक्ष शुरू से इसको अफवाह उड़ाता रहा है, क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा, क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे। हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं, और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंत तक कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी, बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। दर्शना जी, कुंभ को लेकर जो सियासी आलोचना जो लोगों ने की है, कुछ लगता है थोड़ा दिल पे लिया योगी जी ने? नहीं, निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा आयोजन हो और उसमें कई बार ऐसे अवसर भी आए कि लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ बड़ी तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ बड़ी हुई भी, जो मौनी अमावस्या पर हुई। तो ऐसे में आप जब कोई बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, बहुत बड़े मन से करते हैं और कहते हैं ना कि दिल लगा हुआ हो, तो फिर दिल टूटता भी है, और जो दिल तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर आप हमलावर भी होते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि एक शानदार आयोजन, और बरसों बरस आगे भी इसको मैच करना, इसके बराबर मैं तो ये भी सोचता हूं ना कि आगे इसके क्या होगा, क्योंकि अब तो मतलब हमारे देखते देखते जहां वो नागवासुकी के पहले तक था, फिर दशाश्वमेध तक था, फिर नागवासुकी तक आया, फिर उसके आगे गया सलोरी तक, और अब फाफामऊ तक पहुंच गया। तो अब तो शहर ही पूरा बंद गया, अब तो बचा ही नहीं, झूसी की तरफ चला गया, रेल की तरफ चला गया, अब उसके आगे कहां तक जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके आगे की जो चीज है वो जरूरी है, और मैं एक प्रयागवासी होने के नाते भी अवश्य कह रहा हूं, अब ये कुंभ संपन्न हो रहा है, यहां से नदियों को बचाने का, बेहतर करने का एक अभियान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे प्रदेश में शुरू करना चाहिए जी। वहां अब सब कुछ उखड़ेगा, यानी विदाई का वक्त है, बड़ा पीड़ादायी वक्त होता है उस शहर के लोगों के लिए। वहां को कैसे फिर आप उसको बेहतर तरीके से करें, सफाई हो, उसके आगे की चीज वो अवश्य करनी चाहिए। बहुत शानदार आयोजन रहा, उसके बाद की चीजें जो है वो अब ठीक करने की जरूरत है। सर, 1.5 महीना लगातार योगी जी और अखिलेश यादव में वाक युद्ध चलता रहा, कौन जीता अंत में इसमें? नहीं, जीत तो आयोजन के हिसाब से होती है, वाक युद्ध से नहीं हुई, और उसमें योगी जी की जीत है कि जितना बड़ा आयोजन किया गया,
जो गड़बड़ियाँ हुई वो भी साफ है उसमें। जिस तरह की घटना मोनिया अमावस्या पर हुई, भगदड़ हुई, ये वहां से सब संभाल कुछ- संभाल हाँ, लिया, लेकिन संभाल ऐसा- लिया गया। भाई, लेकिन लड़ाई इतने बेसिकली बड़े होती है कि आयोजन- क्या हाँ, याद रहा लोगों को, क्या तो याद याद रहा? रहा कि बड़ा भव्य कार्यक्रम बड़ा हुआ। भव्य कार्यक्रम रहा। नहीं, लेकिन वो भी याद रहेगा। याद जिनके नहीं, वो लोग- नहीं कह रहा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन बड़ा आयोजन किया गया, भव्य आयोजन किया गया, उसमें व्यवस्थाएं भी रही, कुछ अव्यवस्थाएं भी रही होंगी, ऐसा नहीं है कि अव्यवस्था नहीं होती। और वाकई युद्ध में मुझे नहीं लगा कि बहुत बड़ा वाकई युद्ध रहा, क्योंकि अखिलेश जी इसमें बहुत पीछे रह गए उस वाकई युद्ध में। उस तरह से वो उसको खड़ा भी नहीं कर पाए। और जब वो अब आज योगी जी कह रहे हैं कि खुद अखिलेश जी भी नहाए आए, तो वो उन्होंने भी स्वीकृति कर दी। हालांकि वो नहीं नहाते तो फिर दूसरे तरीके से होती राजनीति। खैर वो तो दुविधा अलग कौन है। छूटा सर, बड़े लोगों में लेकिन कौन एक छोटी छूटा सी बात- नहाने से? एक दिन बचा है, आजाद याद राहुल गांधी रह गए, प्रियंका गांधी रह गई, मेरा बड़े मानना है जी कि रह अगर गए, आप और कोई इस पे कुछ प्रतिकूल ऐसी गंदी टिप्पणी नहीं नहा पाए, ये भी ऐसा विषय नहीं। हिंदू तो गंगे तो दर्शनात् मुक्ति है, हिंदू तो ठीक है, मनचंगा तो कठौती में गंगा है, नहीं, हिंदू तो जीवन व्यवहार है ना। पर्सनल चॉइस है किसी की, इसमें कोई कुछ हाँ। नहीं हो सकता। लेकिन आप नेता हैं तो आप सबकी संपत्ति है, नहीं, थोड़ी संभव थोड़ी तो थोड़ी जाना सबकी चाहिए। संपत्ति है। राहुल जी ने जिस तरीके से उनसे सीधा सवाल हो गया, एक मौका भी नहीं मिला ना लोगों को पूछने का उनसे, लेकिन रायबरेली में पूछ लिया गया था उनसे, और वो जिस नमस्ते तरीके से नमस्ते बस कहते मुस्कुरा के बढ़ दिए। अगर वो यही कह देते कि मैं व्यस्तताओं के चलते नहीं जा पा रहा हूं, पूरा आदर सम्मान है लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं, एक बात हो जाती नहीं तो वो है। नमस्कार- सवाल हुआ, आप इग्नोर करके चल दिए। नमस्कार का मतलब वही है ना। नमस्कार का मतलब वही है। खड़गे जी को भेज देते। अरे भाई खड़गे जी को भेज देते, देखो, फिर आप ये कैसे- ये जो देखो, ये अनिवार्यता नहीं होती है, ये इच्छा और अपनी वो आंतरिक। बहुत लोग, नीतीश कुमार नहीं गए, उद्धव ठाकरे नहीं गए, शरद पवार नहीं गए, तो नहीं ममता जी नहीं गए, तो इसलिए वो तो ऐसे सरकार के लेकिन वो बहुत ऐसे सारे डक नहीं करेंगे सर लेकिन सवाल को। नहीं, मैं कह रहा हूँ डक करे ना करे, देखो ये भी तो हर व्यक्ति सुनता है, उद्धव क्या राम सवाल मंदिर दे, तो हो गया। क्या जवाब न दे। सर, उद्धव राम बजाय मंदिर ये तो कि हो वो गया, आ गए। कोई अपमानजनक टिप्पणी करें, इससे अच्छा है कि हाथी जोड़ लिए क्यों उन्होंने। करनी है अपमानजनक टिप्पणी? नहीं, बहुत आप लोगों ने सब की है। करिए तो सम्मानजनक ही नहीं, करिए। बहुत आप लोगों नहीं ने- मानते और लोग तो नहीं, मानते हैं। बहुत लोगों ने की ना अपमानजनक टिप्पणी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेहतर है उन्होंने सम्मानजनक की ना अपमान, हाथ जोड़ लिया, तो हाथ जोड़ने का मतलब सम्मान हो गया। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कुंभ का आयोजन तो सफल हो गया, और इतना बड़ा वाकई अपेक्षा से ज्यादा लोग आए, और आज भी, और कल तो और ज्यादा शिवरात्रि का पर्व है। और वैसे भी देखिए, कुंभ जो है माघ महीना, माघ पूर्णिमा तक था, चूंकि शिवरात्रि का पर्व था इसलिए शिवरात्रि तक वो बढ़ा। अब वो कुंभ ये नहीं है कि आप साल भर बढ़ा दीजिए, जो कि मान की जब चाहे, जानते नहीं है कि शास्त्रीय विधान है लेकिन उसका। लोगों में ये अब ये है बात कि भाई अब मतलब 2-3 दिन ही बचे हैं तो हो जाओ जो हाँ, नहीं बिल्कुल। हुआ। नहीं, लेकिन लोगों इसमें में- ये भी लेकिन- गंगा और संगम वही रहेंगे, आप गंगा उसके से बाद भी जाइए, उसी आप तरह से आ सकते हैं। जाइए, आना ही चाहिए। और जाना चाहिए। बहुत जो चलें। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं, जो जो लोग जाया है वो अच्छा है, नहीं जा पाए वो आगे भी जा सकते हैं। अरे एक मैं आपको एक खबर- चीज मैं हाँ, जरूर अच्छा, बोलूंगा प्लीज सर। कि ये बात मैं बहुत अच्छी है कि इस कुंभ से अगर एक ये संदेश निकले कि देश की नदियों को बचाने का, प्रदेश की और देश की, तो कुंभ की सार्थकता और बढ़ जाएगी और उसकी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि नदियां ही नहीं रहेंगी तो कुंभ कहां रहेगा फिर। ठीक, आइए अब एक अंत में एक खबर महाराष्ट्र की हम ले लेते हैं। महाराष्ट्र में जब से सरकार ये बनी है तब से एक ही थीम चल रही है, क्या शिंदे जी नाराज हैं, क्या शिंदे जी ठीक हो गए, क्या शिंदे जी फिर किसी बात पर उखड़ गए हैं, यही चल रहा है वहां पे। कभी कोई मुद्दा बनता है, कभी कोई मुद्दा बनता है। अब पीछे खबर आई थी कि फडणवीस साहब ने शिंदे साहब की, शिवसेना के जितने विधायक थे उनको सुरक्षा मिली हुई थी जब ये पार्टी तोड़ करके गए थे, उस वक्त इनको सबको सिक्योरिटी मिली थी, वो सिक्योरिटी वापस ले ली उन्होंने, अच्छी सिक्योरिटी मिली हुई थी। अब इस पर भी एतराज हुआ, लोगों ने खुलकर बोला, उस शिंदे जी की पार्टी के लोगों ने खुलकर बोला इस पर। फडणवीस जी ने इसका जवाब दिया कि जो हमने किया है वो एक विभाग है इस बात के लिए पूरा, वो ये रखता है नज़र इस पर किसको कितनी सुरक्षा चाहिए, उसने जैसा बताया हमने कर दिया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब दूसरी खबर हो गई, अब ओएसडी और निजी सचिव कोई मंत्री रखेगा, किसको रखेगा, ये उसके ऊपर नहीं है। अब इन्होंने जो है कई सारी अर्जियां इनके पास आई थी कि भाई ये हमारा ओएसडी हो जाए, ये हमारा पीएस हो जाए। उसमें से बहुत सारी अर्जियां फडणवीस जी ने ठुकरा दी, सब ज़्यादा अप्रूव किए हैं लेकिन कुछ ठुकरा भी दी हैं, और वो खुद बता रहे हैं कि मैंने जिनकी डिसअप्रूव की हैं इनके बारे में कोई ना कोई प्रतिकूल जानकारी हमारे पास आई थी, किसी पर कोई मुकदमा है, किसी पर कुछ। अब वो ये खुद कह रहे हैं, मैं किसी फिक्सर को, फिक्सर शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, मैं किसी फिक्सर को किसी का निजी सहायक या ओएसडी नहीं बनने दूंगा। सुनिए। पहिली गोष्ट, माणिकराव कोकाट यांना कोणाची ते माहिती नसेल, पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्याचाच आहे। त्याचा प्रस्ताव मंत्री मुख्यमंत्र्याकडे पाठवतात आणि मुख्यमंत्री त्याच्यावर अंतिम निर्णय करतात, हे काही नव्याने होत नाही। मी कॅबिनेटमध्ये स्पष्टपणे सांगितलं होतं, तुम्हाला पाहिजे ती नावं पाठवा, पण त्या नावांमध्ये ज्यांची नावं फिक्सर म्हणून, ज्यांची नावं
चुकीच्या कामामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत त्यांना मी मान्यता देणार नाही. आत्तापर्यंत माझ्याकडे 125च्या जवळपास नावं आली. त्यातली 109 नावं मी क्लिअर केलेली आहेत. उर्वरित नावं मी क्लिअर केली नाहीत, कारण कुठल्या ना कुठल्या आरोप त्यांच्यावर आहे, कुठली ना कुठली चौकशी चाललेली आहे. कुछ भी नहीं है. अभी देखिए ओएसडी और पीए को लेके हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने उन्होंने अपना बयान किया है कि जो कुछ गलत लोग उसमें घुसने की कोशिश करते थे मंत्रियों के पास, उनके ऊपर लगाम किया जा रहा है. और खासकर मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों के पीए, पीएस और ओएसडी अभी हो गए और उनकी नियुक्ति भी हो गई. क्या चल रहा है समीर जी महाराष्ट्र की सरकार में? बड़े बोल्ड स्टेप ले रहे हैं फडणवीस जी. देखिए, दोनों मामले में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सुरक्षा कटौती का मामला है, तो ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा एकनाथ शिंदे के विधायकों और सांसदों को इसलिए दी गई थी कि जब वो एकनाथ शिंदे के साथ लौटकर आए थे और ये आरोप कहा जा रहा था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है. अब उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव में कई सांसद चुनाव हार गए, कई विधायक चुनाव हार गए. अब उन्होंने इस तरह का खतरा नहीं है, तो गृह मंत्रालय ने रिकमेंड किया कि वाई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, सुरक्षा है उनके पास, वाई सिक्योरिटी नहीं है. सबको एक एक गनर दिया गया है, तो सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है. और ओएसडी की बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने, जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, तब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का मामला उठाया था और एकनाथ शिंदे से कहा था कि कई ओएसडी की शिकायतें आ रही है कि वह तमाम तरह के लेन देन कर रहे हैं मंत्रियों के साथ मिलकर, इस मामले पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. उस समय इस बात के बहुत ज्यादा तवज्जो दिया नहीं गया. अब देवेंद्र फडणवीस जब मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, और 39 उनके जो कैबिनेट के मंत्री, उनकी जब पहली बैठक हुई, उस पहली बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने सब मंत्रियों से बोल दिया था कि भाई आप जिसका नाम रिकमेंड करना कर सकते हो करो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड करो जो किसी भी विवाद में ना रहा हो और मुझे बताया कि किसके साथ किसका संपर्क जुड़ा हुआ है. तो मुझे लग रहा है 124 लोगों के नाम लोगों ने दिए थे, 109 लोगों को देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकृत कर दिया है और ये बोल दिया कि भाई जो दलाली करता हो, जो फिक्सर हो, जो लेन देन में शामिल हो. आप खोल के ये भी तो कह रहे हो कि मेरे मंत्री फिक्सर लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो यही तो मतलब हुआ. तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को संदेश दे दिया है, उन्होंने अजित पवार को संदेश दे दिया है कि भाई आपके मंत्री इस तरह के लोगों को ओएसडी ना रखे जो लेन देन करे, आपके लिए लाइजनिंग करे, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. और मुझे लग रहा है कि गठबंधन की सरकार है, उनको जरूरत ना हो, है तो गठबंधन की सरकार, ऐसे तेवर चल जाते हैं क्या? थोड़ा मुश्किल पैदा करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक हकीकत है सौरभ. मैं जानता हूं कि दिल्ली में आप देखेंगे ना कि सरकारें बनने बदलने, चुनाव से पहले ऐसे फिक्सर्स जो है ना अपनी दुकान बनाने, अपनी सारी एक्सरसाइज करने में लगे रहते हैं और बहुत जगह पर होता है. और यदि आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने जब ये पीएस और ये बात हुई थी तो उन्होंने भी साफ किया था कि कोई इस तरह के लोग, बल्कि उन्होंने तो कहा कि परिवार के लोग भी किसी के पर्सनल सेक्रेटरी, मतलब पीएस और पीए नहीं बने. तो ये कोई उनको एक लाइन यहाँ से दिल्ली से भी मिली हुई है, थोड़ी सी मुश्किल होगी. और 125 में से 109 लोग कर दिए हैं, तो 15 लोगों में से हो सकता है किसी पर कुछ बात हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन ये स्टेप उनकी सरकार की इमेज को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, ये ऐसा मुझे लगता है सरकार के लिए. देवेंद्र फडणवीस के ऑपरेट करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि उनको फुल मैंडेट है, खुलकर करो जो करना. नहीं, बिल्कुल. देखिए, फुल मैंडेट तो उनको है ही. उसका कारण है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, 132-135 सीटें उसकी आई हैं, तो जाहिर है पूरे चुनाव के केंद्र में देवेंद्र फडणवीस ही नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का. और मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनको दिल्ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेहद भरोसेमंद है, संघ के भी भरोसेमंद है, तो फुल मैंडेट तो है ही उनको. और दूसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस एक मैसेज भी देना चाहते हैं. और जो भारतीय जनता पार्टी की जो आगे की जो राजनीति है, देवेंद्र फडणवीस उसके एक बड़े प्लेयर हैं. जो भविष्य की मोदी जी के बाद की जो नेतृत्व की जो पंक्ति है, उसमें देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग जो है ये बड़े. तो देवेंद्र फडणवीस भी एक गुड गवर्नेंस का मैसेज देना चाहते हैं. आप याद कीजिए, जब अडवाणी जी, अटल जी के टाइम में मोदी जी गुजरात में गुड गवर्नेंस का मैसेज दे रहे थे, तो सारे मुख्यमंत्रियों में होड़ थी कि शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र मोदी या वसुंधरा राजे, और उसमें नरेंद्र मोदी ने बाजी मेरा मारी, सेकंड सबसे टर्म, आगे निकले. मेरा सेकंड टर्म में मेरी छवि क्या रहेगी, छवि क्या रहेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है 2029 में जब फैसला होगा तो ये सब चीजें देखी जाएंगी कि गवर्नेंस किसकी अच्छी है. बीजेपी के और मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा फ्री हैंड है क्या फडणवीस जी को, त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को फ्री हैंड का अगर कहें तो कम से कम गवर्नेंस के मामले में तो फ्री हैंड सभी को रहता है. दूसरे मामलों में निश्चित तौर पर केंद्र का दखल भी रहता है, केंद्र का दबाव भी रहता है. अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में भी केंद्र की, जिसको कहें कि कौन अधिकारी कहां जाएगा, जो प्रमुख पदों पे होते, लेकिन
देवेंद्र फडणवीस का चाहे पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा हो, चाहे 2.5 साल वाला कार्यकाल रहा हो, 2.5 साल वाला, या फिर जो अभी उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहा, या फिर अभी, उनके कार्यकाल में 2 बातें बड़ी स्पष्ट होने वाली हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंपिंग महाराष्ट्र की राजनीति में छोड़ने की कोशिश करेगी। दूसरा, देवेंद्र फडणवीस निर्विवाद तौर पर उतने बड़े नेता हो जाएंगे जिसके बाद उनके आसपास कोई और नेता नहीं दिखने वाला है। अब इसका जो भी निहितार्थ निकालना है वो सहयोगी निकालना हो निकाले, या अंदर के लोग निकालना हो निकाले, यही होने वाला। आप महाराष्ट्र के रेफरेंस में कह रहे हैं? फिलहाल तो यही तो सारे रेफरेंस में कह रहे हैं। सर ये ऐसी बातें प्रोग्राम के अंत में नहीं की जाती हैं, ज्यादा पहले शुरुआत में करेंगे तो बात नहीं हो पाती इस पर। ऐसा विषय जो है अंत के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, सर बहुत शुक्रिया आपका, संजीत विजय जी बहुत शुक्रिया, संजीत जी बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 1 बजे फिर आपसे।